हेलो बेटा लोगों, कैसे हो? मस्त है ना। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू पेपर नंबर 5 के। हमने ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं। चारों पेपर के एमसीक्यू बड़े ही डिटेल मैनर में सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर से देख लेना। आज हम करने वाले हैं हमारा 5th नंबर का एमसीक्यू। बड़ा ही धमाकेदार और मजेदार होने वाला है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके, पेपर नंबर 5 एमसीक्यू इकोनॉमिक्स का। फ्रॉम द बिलो मेंशन विच टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्राफ। कौन सा इसमें ग्राफ इंक्लूड नहीं होता? अब तो आपको मालूम हो गया होगा ग्राफ और डायग्राम की डेफिनेशन, उसमें कौन कौन सा ग्राफ और डायग्राम में आता है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूं। यहां पे जो पिक्टोग्राम होता है ना बेटा, वो क्या होता है? वो होता है डायग्राम। और डायग्राम कौन सा होता है? डायग्राम होता है हमारा जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, जहां कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, जो लेमन भी अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन ग्राफ के अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक डिजाइन किसके लिए किया जाता है? कंटिन्यूअस डेटा के लिए। और यहां पे हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, पॉलीगॉन। ओके, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन, तो यहां पे बेटा जी क्या आएगा? ये जो इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्राफ, ग्राफ में कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है हमारा पिक्टोग्राम। तो आंसर आएगा पिक्टोग्राम। Okay, next. Which of the following is usually is useful in studying the regular and irregular long-term changes in the economic activity? इसमें से कौन सी चीज है जो रेगुलर इरेगुलर लॉन्ग टर्म चेंजेस की स्टडी करती है इकोनॉमिक्स के अंदर? तो बेटा जी यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, टाइम सीरीज ग्राफ। कौन सा? टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जहां पे इकोनॉमी में क्या आते हैं? अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और हम उसको स्टडी करते हैं और उसी की स्टडी को बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। Which country was first in the Human Development Index HDI according to 2014? ये रिपोर्ट 2014 की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें कौन सी कंट्री थी जो फर्स्ट आई थी? कौन सी आई थी बेटा? जापान, नॉर्वे, अमेरिका, इंडिया। तो थी नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे थी हमारे चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which changes does economic growth take into consideration? बेटा जी इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर फोकस करता है? क्वांटिटी। किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। तो यहां पे बेटा जी क्या है? यहां पे हमारा क्या आएगा? आंसर ए, क्वांटिटेटिव चेंजेस। Next, what is the effect of the value of the money during the constant and steady price rise? बेटा जी जब प्राइस क्या होता है? बढ़ते जाता है ना, बढ़ते जाता है। उस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ मनी की क्या पोजीशन होती है? याद रखना, जैसे कि कोई जगह, कोई लैंड, कोई फ्लैट आज 50 लाख में मिल रहा है और दूसरे ही साल उसकी वैल्यू अगर 60 लाख हो जाती है, तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है लेकिन मनी की वैल्यू कम हुई है। क्यों? क्योंकि जो मनी पहले उस 50 लाख को मैं इनफ होती थी उसको खरीदने के लिए, आज वो मनी इनफ नहीं है वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को खरीदने में। मतलब एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी की वैल्यू घटती है। तो यहां पे बेटा, यहां पे क्या है? यहां पे बोला हुआ है कि यहां पे हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है, स्टडी प्राइस राइज हो रहा है। इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ द करेंसी कम हो रही है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? डिक्रीजेस। क्या आएगा? डिक्रीजेस। ओके जी, मैं आपको कंसेप्चुअली सिखा रहा हूं ना, रट्टा नहीं मानना है हमको। कंसेप्ट याद रखो, मस्क के जैसा नंबर आएंगे मार्क्स। चेक करने वाला भी सोचेगा कि मार्कशीट क्या आंसर इनके सामने खुली थी क्या? कितने का टारगेट है? 20 में से 20 का टारगेट। और कमेंट में लिखना, सर मैं भी लाएगा 20 में से 20। क्या लिखोगे? 20 आउट ऑफ 20 मैं भी लाऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। हाँ जाओ जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। From the below mentioned, which instrument is included in the qualitative measure of monetary policy? बेटा जी मॉनेटरी पॉलिसी हमारा चैप्टर नंबर 4 है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो प्रकार की पॉलिसी होती है, दो प्रकार के मेजर होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर एंड क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जहां पे, और यहां पे मैंने नहीं लिखा। ओके चलो आपको बता देता हूं।
क्वांटिटेटिव मेजर कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर जो पूरी इकोनॉमी को एप्लीकेबल होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, और फिर ये और एक और फॉरेन करेंसी वाला आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये क्वांटिटेटिव मेजर। लेकिन क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं? जो पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन या तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, तो वो क्या होता है? क्वालिटेटिव मेजर्स। तो यहां पे देखो, ये रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव। कौन सा क्वालिटेटिव है? डिस्क्रिशनरी, क्योंकि वहां पे हम क्या करें? रेट में भेदभाव कर रहे हैं, सभी को एक जैसा ट्रीट नहीं कर रहे, तो कौन सा आएगा? डिस्क्रिशनरी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सिंपल है, सेंट्रल बैंक क्या है? जो अपेक्स बैंक होती है, जो आरबीआई हमारी है, तो यहां पे क्या आएगा? अपेक्स बैंक। ओके, इन विच ईयर प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज स्टार्टेड? अब जन धन योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1991, 1995, 2000 की, 2014 की, 2001? कौन से साल में हुई थी बेटा? 2014 में हुई थी, जिसके अंदर हमने क्या बोला था? हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि भाई अपने सबके अकाउंट्स इसके अंदर खुलवा लो, जनधन योजना के अंदर खुला लो, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स खुलेगा, तो उसमें आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे, आपको पासबुक भी मिलेगी। ओके, तो ये कब आया था? ये आया था 2014 के अंदर। ओके, तो ये जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब उन्होंने जनधन योजना से लोगों के सारे बैंक अकाउंट खोले। अकॉर्डिंग टू ऑल estimate for the year 11-12, which of the following state falls in the category of 30 to 40% of poverty? कौन सा स्टेट था जो 30 से 40% ऑफ पुअर्टी के अंदर फॉल हो रहा था? बेटा जी हमने पहले ही देखा था, यहां पे आएगा कौन सा? यहां पे आएगा हमारा उड़ीसा। क्या आएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा और कौन सा आता है? और आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी आपका क्या आता है? छत्तीसगढ़ भी आपका क्या आता है? वो भी आता है पॉवर्टी के अंदर। तो आपको उड़ीसा है तो उड़ीसा पे टिक करना है, और अगर छत्तीसगढ़ वाला आता है तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। Which type of employed person is called openly unemployed? बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ओपन मतलब कि ऐसा पर्सन जिसके पास बिल्कुल जॉब नहीं है, घर पे बैठा हुआ है, माँ बाप के ताना, क्या पूरे दिन फ्री का खाता रहता है, जहां कोई काम कर वो बोलता काम करना चाहता हूं, आई एम रेडी टू वर्क, बट कोई जॉब तो मिले मुझे तो मैं काम करूं, उसी को क्या बोलते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयड, या तो उसको क्या बोलते हैं? फुल्ली अनएम्प्लॉयड भी बोला जाता है, जिसके पास कुछ भी जॉब नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा? फुल्ली अनएम्प्लॉयड, या तो उसको ओपन अनएम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ओके, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज एम्प्लॉयमेंट डे? कौन सा दिन है जो एम्प्लॉयमेंट डे के लिए बनाया जाता है? तो यहां पे हमको याद रखना है 2 फरवरी एम्प्लॉयमेंट डे, 2 फेब एम्प्लॉयमेंट डे, 2 फेब एम्प्लॉयमेंट डे, 2 फेब एम्प्लॉयमेंट डे। ओके ओके, उसमें मैंने एक ट्रिक सोची है, वो जो गाना था ना, पहली बार मैनू आप लेने आ गया, मतलब पहली बार पहले दिन पे आप लेने आ गए, और दूसरी बार कौन आ गया? दूसरी बार हमारा एम्प्लॉयमेंट डे लेने आ गया। ठीक है, आपको अगर याद हो सके 2 फरवरी एम्प्लॉयमेंट डे। ओके बेटा, नेक्स्ट, What was the India's population in the year 1951? 51 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? तो वो कितनी थी? 36.1 थी। कितनी थी? 36.1। ओके, What was India's death rate? ओके, इंडिया की डेथ रेट कितनी थी? कब? 2011, मतलब कि हमारे यहाँ पे डेथ रेट कितनी हो रही थी? तो यहाँ पे आंसर आएगा 7.1। याद रखना, बर्थ रेट का आएगा तो वो हम पिछले वाले चैप्टर में देखा था ना, पेपर नंबर 3 के अंदर। और लेकिन अगर बर्थ रेट की जगह कौन सा पूछेगा? डेथ रेट पूछेगा तो 7.1। ओके, हाउ मच वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम? जो हमारी नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, उसमें एग्रीकल्चर का कितना प्रोपोर्शन है? एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है? कब? इन 2011-12। आंसर आएगा आपको सबसे कम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर का जो सेल है वो कम है, इसका मतलब है कि जो दूसरे दो सेक्टर है उससे इनकम बहुत ज्यादा आती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर की इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहां पे कितना आएगा? 13.9।
इन टूडेज टाइम विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट मोबाइल। यहां पे बेटा जी क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखते हैं, अगर बोलेगा लेस मोबाइल, कौन सा लेस मोबाइल, तो आपको किस पर टिक लगाना है, लैंड के ऊपर। लेकिन पूछेगा मोस्ट मोबाइल, तो आपको किसके ऊपर लगाना है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लगाना है। कौन सा लगाएंगे आप, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। Which of the following does determine the size of foreign trade? बेटा जी फॉरेन ट्रेड कैसे निकलता है, बेटा फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है टोटल इंपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट। तो यहां पे क्या आएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों से मिलके मालूम पड़ता है कि मेरी साइज ऑफ मेरा फॉरेन ट्रेड कितना हुआ है। तो क्या आएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। What is the amount of investment that the teen industry require? कितना आएगा, पिछले वाले ये क्वेश्चन चैप्टर में पेपर में भी था, कितना आएगा, 25 लाख। डैश इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू लार्ज इंडस्ट्री। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो लार्ज इंडस्ट्री को मदद करती है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बेटा जी लार्ज के लिए क्या होता है, बड़े लोग बढ़ेंगे तो वो ऐसे नहीं बढ़ते, छोटे छोटे लोग उनको सपोर्ट करते हैं तब बड़े लोग बड़े होते हैं। तो यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री को कौन सपोर्ट करता है, बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है स्मॉल, छोटे लोग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू द large scale industry. Next, which age group of children are eligible for compulsorily and free education? Free education के लिए क्या एज ग्रुप होती है कि लोगों को, बच्चों को वो एजुकेशन मिलना ही चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 14 साल तक आने के यहाँ पे आंसर आएगा 6 to 14। छठे साल में बच्चा समझने लगता है, पढ़ने लगता है, इसलिए छठा, और 14 साल तक आने आते हैं उसको ये मालूम पड़ा है कि भाई मैं पढ़ाई में अच्छा हूं तो मेरे को पढ़ाई में और आगे करना चाहिए, तो वहां पे वो पढ़ाई के अंदर फोकस कर सके, उसको रियलाइज हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्री एजुकेशन टू ऑल, ठीक है। वो क्या रखा हुआ है, 6 से 14 साल के एज के ग्रुप को। और लास्ट है, व्हाट इज कंसिडर एज अ टॉनिक फॉर, मतलब टॉनिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड पॉड एंड सीड। ऐसी कौन सी चीज है जो टॉनिक होती है फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट पॉड एंड सीड्स, तो वो आता है सब धन्य अंकुर अर्क, ऑप्शन ए सब धन्य अंकुर अर्क, चैप्टर नंबर 12 हमारा लास्ट यूनिट में से आया है। ओके बेटा जी, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने बहुत ही मजेदार तरीके से हमारा एमसीक्यू किया है, हमारा पेपर नंबर 5 का। अच्छा लगा होगा आपको, मैंने कंसेप्चुअली और आपको डिटेल मैंने सिखाया, उसके अलावा दूसरे एमसीक्यू और कौन कौन से होते हैं वो भी दिखाया। अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड से भी जरूर से भेजना ताकि उनको भी ये सुनते सुनते इकोनॉमिक्स याद हो जाए। एक्चुअली में क्या होता है, इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पढ़ते सुनते, जब हम पढ़ते हैं तब वैसे ही क्या आती है, नींद आ जाती है। तो अगर सुनोगे ना, नींद भी नहीं आएगी, और आपका यूट्यूब देखते देखते क्या हो जाएगा, चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय।